नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। सिमी के फरार 8 आतंकियों को 9 घंटे के भीतर पुलिस ने मार गिराया। भोपाल जेल के सुपरिंटेंडेंट समेत 4 अधिकारी निलंबित। एनआईए करेगी जांच। कश्मीर में 3 महीने में 20 से ज्यादा स्कूल जलाए गए। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। सीमा पार गोलीबारी में सेना का एक और जवान शहीद। दिल्ली समेत एनसीआर में जहरीली हुई हवा। दीपावली में टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। अस्पतालों में एलर्जी और अस्थमा रोगियों की बढ़ी तादाद। हिलरी क्लिंटन की मुश्किलें बढ़ी। एफबीआई 6.5 लाख नए ईमेल की करेगी जांच। ट्रंप का पूर्व विदेश मंत्री पर अवैध सर्वर लगाने का आरोप। हिलरी का इनकार। और पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राष्ट्र ने दी श्रद्धांजलि। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर मना राष्ट्रीय एकता दिवस। देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। और अब पहली खबर। दीपावली की आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। देश के कई शहरों में प्रदूषित कण पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा सुरक्षित मानक से कई गुना ज्यादा हो गई है। खासकर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बेहद खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। दीपावली पर आतिशबाजी से देश भर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। धूल धुएं का गुबार आसमान में छा गया और लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। दिल्ली में काफी छोटे प्रदूषक तत्व PM 2.5 और PM 10 बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गए। सफदरजंग वेधशाला में आधिकारिक विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई, लेकिन धुंध में लिपटी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी शून्य रही। भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में भी धुआं भरा हुआ था। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है, दिल्ली NCR का है, वो एक कंप्लीट सीवियर सिचुएशन में है, जिसमें हेल्दी लोग भी जो हैं वो रेस्पिरेटरी और कार्डियक इश्यूज से सफर कर सकते हैं। PM 10 का सुरक्षित स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और PM 2.5 का सुरक्षित स्तर 60 माइक्रोग्राम होता है। लेकिन तड़के 2 बजे PM 10 के स्तर ने RK पुरम और आनंद विहार समेत दिल्ली के कई इलाकों में 1000 माइक्रोग्राम के निशान को पार कर लिया। तो अमेरिकी दूतावास के इलाके में PM 2.5 का स्तर अधिकतम की श्रेणी से भी कहीं ज्यादा था। जहां स्टैंडर्ड है 100, 150, आपका 1600 तक पहुंच रहा है। ये तो एक रिकॉर्ड लेवल है। पूरी दुनिया के लिए रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हैं प्रदूषण का। और ये प्रदूषण का जो रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं, इसीलिए तोड़ रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो काम जो प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का है वो नहीं कर पा रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, वो सारे अपने डिटेल के अंदर रिकमेंडेशंस दे रही हैं विद टाइमलाइंस कि भी क्या क्या काम किस संस्था ने करना है, कब तक करना है, उसमें क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है और कौन उस कॉस्ट को बियर करेगा। पूरी बना के हम एक्शनेबल पॉइंट बना के दे रहे हैं। उधर लखनऊ में PM 2.5 का स्तर 834 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज हुआ। कोलकाता में PM 2.5 का स्तर 378, मुंबई में 494 और अहमदाबाद में 999 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। तो बेंगलुरु में PM 2.5 सुरक्षित स्तर से 3 गुना ज्यादा पहुंच गया। जैसे कि दादर माहिम एरिया है, वहाँ जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने ज़्यादा फटाके किया, लेकिन जो बस्ती है अपना सादा बस्ती, वहाँ पे कम हो गया है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। हृदय और फेफड़े की बीमारी वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। खासकर अस्थमा के रोगियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस वक्त हमारे साथ इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए भूरेलाल जी मौजूद हैं, जो कि चेयरपर्सन हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी के। भूरेलाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहती हूं कि ये 3 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है, इस साल आपको लगता है क्या पटाखे ज़्यादा जलाए गए हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है, या पर्यावरण से जुड़ी हुई और कोई बारीकियां हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो 3 रत्न भी मानवता के कल्याण के लिए दिए, पृथ्वी, जल और वायु। परंतु प्राणियों ने, मनुष्यों ने इन तीनों रत्नों को नष्ट कर दिया है। सिख धर्म में सवेरे रोज प्रार्थना की जाती है, पवन गुरु पानी पिता मात धरत महात, अर्थात वायु, जल और पृथ्वी माता पिता और गुरु की तरह हमारी रक्षा करते हैं। इस बार ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ के माध्यम से भी लोगों को बताया गया कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल बहुत बढ़ चुका है, कृपा करके क्रैकर्स को कम से कम प्रयोग में लाएं और वो क्रैकर लें जो प्रदूषण रहित हैं, जिनसे प्रदूषण कम से कम होता है। कल रात 10 बजे के बाद में जो क्रैकर्स चले हैं वो उसका हिसाब नहीं मैं बता सकता, सारी रात चले हैं। लेकिन भूरीलाल जी, सवेरे विजिबिलिटी, मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं सवेरे जो विजिबिलिटी थी वो 20 मीटर भी नहीं थी। इसका एक कारण तो यह है कि मनुष्य को पहले अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने पर्यावरण के लिए सजग होना पड़ेगा। एल गोर ने कहा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, दिस प्लेनेट अर्थ इज ओनली आवर होम, इफ इट इज डिस्ट्रॉयड वेयर शैल वी गो। तो हमें पहले ये निर्णय लेना है कि इस पृथ्वी को, इन 3 रत्नों को नष्ट करके हम जीवित रहना चाहते हैं या नहीं। नहीं भूरीलाल जी, ये थ्योरी के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहती हूँ, खुद आम जनता ने जी जी भूरीलाल जी, मैं कह रही हूँ कि थ्योरी के हिसाब से आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बट मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि सरकार के स्तर पर भी आ रहा हूँ जी, मैं कह रही हूँ सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए गए, जिस तरह से एडवर्टीजमेंट हुआ, इसके अलावा एनजीओज ने भी, लोगों ने भी खास आगे बढ़ चढ़कर इस बार काफी इस बात को मुद्दा बनाया गया कि क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि जमीन पर असर नहीं हुआ है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं हुआ, नतीजा आपके सामने है, वही बात मैं कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो कुदरती फैक्टर हैं उन्होंने भी हमारी सहायता नहीं की। आप देखिए 25 अक्टूबर के बाद में विंड स्पीड बिल्कुल नीचे जाती गई, नीचे जाती गई, नीचे जाती गई। वातावरण में, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ रहा है, पानी के कण हैं और ये जो प्रदूषण हुआ है PM 2.5, PM 10 और दूसरे धूल के कण, वो उन हवा के कतरों पर जाकर बैठ गए और बिल्कुल मोबिलिटी हवा की ना होने की वजह से हर जगह के ऊपर स्मोक जैसी कंडीशन पैदा हो गई। जी जी। तो अगर ये पटाखे ना चलते और विंड स्पीड फेवरेबल रहती तो मैं समझता हूं कि जितनी स्थिति इस बार गंभीर हुई है उतनी स्थिति गंभीर नहीं होती। जी, दर्शकों को ये भी शायद पता होगा कि फिलहाल पूरी दुनिया में जितने जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें से 1 दर्जन शहर जो है उसे भारत में है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में। उस सब के बावजूद कि यहाँ की जो हवा है अब सांस लेने लायक नहीं बची है, उसके बावजूद भी लगातार अपनी हवा को जहरीला बना रहे हैं। आपको लगता है कि क्या और कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? दिवाली चली गई अब, लेकिन उसके बाद भी हवा की जो गुणवत्ता है वो बहुत निम्न है, बहुत कम है। तो क्या किया जाना चाहिए आगे? आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो एयर प्योरीफायर जैसी चीजें अफोर्ड कर पाएंगे? बहुत कम कर पाएंगे और पता नहीं इसकी उपलब्धता भी और इसकी यूटिलिटी भी है या नहीं, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसका कोई इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद और बढ़ता हुआ ओपन एयर में गार्बेज बर्निंग, ये बड़े बड़े कारण हैं जो कि पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मैं उदाहरण आपको और देता हूं। इस बार हमने पूरा जोर लगाया कि पंजाब हरियाणा में पैडी स्ट्रॉ बर्निंग ना हो। 32 मिलियन टन पैडी स्ट्रॉ हरियाणा और पंजाब में पैदा होता है। इसका सदुपयोग पाउडर के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सिलिका बहुत ज्यादा है। लोगों ने अपने खेतों में आग लगा दी और वो सारा धुआं आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली की तरफ भी आया। ठीक है, इससे भी प्रदूषण बढ़ा है। बिल्कुल।
बुरीलाल जी, मेरे पास और समय समाप्त हो गया है, इसके बाद माफ कीजिएगा। इसके साथ-साथ जी मैं जी ये भी बिल्कुल, मैं कहना समझ रही चाहता हूँ कि हूँ। बहुत सारी वजह हैं जो फिलहाल मैं ये भी कहना जी, चाहता जी। हूँ। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में शायद लगातार चर्चा होनी चाहिए, लगातार हमारी हेडलाइंस में बने रहना चाहिए कि जो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, पानी, हवा, उसमें से कम दोनों चीज़ों को हम प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन हवा की जो हमारी गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो इस कदर ख़राब हो रही है कि शायद अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए हम बहुत ही जहरीली हवा छोड़कर जा रहे हैं और मौजूदा जो आबादी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के 8 आतंकियों को पुलिस ने सोमवार को एनकाउंटर में मार गिराया। भागने से पहले इन्होंने एक गार्ड की हत्या कर दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने एनआईए से जांच कराने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भोपाल सेंट्रल जेल से सोमवार तड़के भागे सिमी के 8 आतंकियों से कुछ ही घंटे बाद पुलिस का मुकाबला हुआ। खुफिया सूचना के बाद शहर के मणिखेड़ा गांव के पास इन आतंकियों को घेरा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकियों को मार गिराया गया। इनके पास हथियार थे, क्रॉस फायरिंग हुई थी और पुलिस की टीम ने और सीटीजी और एसटीएफ वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ एक इतने गंभीर अपराधियों को लिक्विडेट किया। ये आतंकी बीती रात करीब 2 बजे जेल से भागे थे। भागने से पहले इन्होंने जेल के एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की और चादर की मदद से दीवार फांदने में कामयाब रहे। चूक के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट अखिलेश तोमर समेत 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लापरवाही की जांच पूर्व डीजीपी नंदन दुबे से कराने का ऐलान किया। साथ ही एनआईए भी इसकी तहकीकात करेगी। क्योंकि आतंकवादियों के साथ केवल प्रदेश में नहीं है, प्रदेश के बाहर भी, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी, और इसलिए केवल ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है। इसी घटना की जांच एनआईए करे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पूरी घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि आतंकी जेल से भागे या भगाए गए थे। जिस प्रकार से सिमी के लोग जेल तोड़कर भाग रहे हैं, इसमें भी जांच का विषय है कि कहीं मिली भगत तो नहीं है। मध्य प्रदेश जेल से सिमी के आतंकियों के भागने की ये दूसरी बड़ी वारदात है। 1 अक्टूबर 2013 को खंडवा से सिमी के 7 आतंकी भागे थे। करीब 3 साल बाद इन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान इन्होंने कई आतंकी वारदातों और एक बैंक डकैती को अंजाम दिया। साल 2001 से ही सिमी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात कश्मीर की करते हैं। कश्मीर घाटी में स्कूलों में आग लगाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पिछले 3 दिन में 2 स्कूलों में आग की घटना सामने आई है। अभिभावक जहां दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उपद्रवी जानबूझकर यहां के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अनंतनाग के कबा मार्ग में धू धू कर जलता सरकारी स्कूल। कश्मीर घाटी में जैसे जैसे शांति लौट रही है, स्कूलों में आग लगाने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 8 जुलाई के बाद से 20 से अधिक स्कूलों में आग लगाई जा चुकी है। शनिवार को श्रीनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में आग लगने की घटना सामने आई थी। इसके बाद से अभिभावक दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे अनासर को सामने लाए, ऐसे अनासर को मतलब गिरफ्तार करे जो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे अनासर को बेनकाब करने की ज़रूरत है कि जो वादी कश्मीर में जो तलबा है, जो भी हमारा फ्यूचर है, जिनको डायरेक्ट करना चाहते हैं। राज्य में 8 जुलाई से ही स्कूल और कॉलेज बंद हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि स्कूलों में आग इसलिए लगाई जा रही है
ताकि यहाँ के बच्चे अनपढ़ रहें और उन्हें पत्थर थमाए जा सकें। उनको लगता है कि कश्मीर के बच्चे अगर जो नेशनल मेन स्ट्रीम में जाएंगे, इस प्रकार की बात में जाएंगे, तो उनको पत्थर मारने के लिए और इस प्रकार से के उनको शील्ड बनाने की जो बात है, उनको शील्ड नहीं मिलेगी। तो ये सारा वही है कि वो ना पढ़ें और इस तरीके से उनके जो है उनके डायरेक्शंस के ऊपर उनके जो है कठपुतली बन के उनका जो काम करें। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। कुछ ऐसे हैं भारत विरोधी तत्व जो वहां के बच्चों को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ऐसा होने नहीं देगी और केंद्र और वहां की राज्य सरकार मिलकर सख्त कदम उठा रहे हैं। जरूरत होगी और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उधर विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे केंद्र और राज्य सरकार की विफलता करार दिया। सरकार ने किसी भी शख्स को काबू नहीं किया है, गिरफ्तार नहीं किया है जो इसमें मुलव्वस है। इस बीच कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अलगाववादियों की हड़ताल के चलते बाजार और पेट्रोल पंप बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग अभी भी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने आज जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई जगहों को निशाना बनाया। इसमें एक जवान शहीद हो गया और 2 महिलाएं घायल हो गईं। वहीं बीएसएफ ने शनिवार से घुसपैठ की 3 कोशिशें नाकाम की हैं। राजौरी और पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को भी जबरदस्त फायरिंग की। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। पाकिस्तान की तरफ से मशीन गन और मोर्टार सेल दागे गए। भारतीय जवानों ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। हम मिलिट्री रिस्पांस दे रहे हैं, हम उनको मिलिट्रीली हिट कर रहे हैं और वहां हिट कर रहे हैं जहां पे कि उनको मैक्सिमम नुकसान हो और उनको पता चले कि सीजफायर वायलेशन का क्या मतलब है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारतीय चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। गोलीबारी इतनी ज्यादा है कि लोग घरों में रहना मुनासिब समझ रहे हैं। इतनी टेंशन है, गाँव में क्या पूरे शहर में टेंशन है, बाजार में वो अफरा तफरी का इस वक्त वहाँ चल रही है। गाड़ी में अंदर ही छुपे हुए हैं, बाहर में नहीं निकल रहे और पूरे अंदर में ज्यादा अभी सेलिंग ज्यादा हो रही है। शनिवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की 4 पोस्ट तबाह कर दी। इसमें कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पार से 60 से अधिक बार गोलीबारी हो चुकी है। इसमें 8 जवानों समेत 11 लोग मारे गए हैं। वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कमज़ोर तबके के लोगों को न्यायिक व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने विवादों को प्रशासनिक स्तर पर निपटाकर न्यायपालिका के बोझ को कम करने की बात कही। इस बीच सरकार ने जजों के फ़ोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों पर मुकदमों के बोझ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 50 सालों के अनुभवों के आधार पर देश के पिछड़ों और वंचितों को इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी एक बेहतर विकल्प बताया। एक चर्चा का विषय रहा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, विवादों में रहा है, लेकिन लोकतंत्र का ये मूलभूत पिंड है वाद और विवाद और संवाद। चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने एक बार फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के खाली पड़े पद का मसला उठाया। Judiciary will come under tremendous pressure in the times to come, given the fact that there are difficulties in keeping pace with the avalanche of cases that keeps coming on courts whose number remains limited. हालांकि इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि जजों के फोन टेप हो रहे हैं, लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस आरोप को नकार दिया। अगर जजेस के फोन टैप होंगे फिर तो एवरी जज कुड बी इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा नहीं कि जजेस कुछ गलत कर रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ दोस्तों के बीच की बातचीत को करके, और ये तो बहुत खतरनाक है। अगर मान लीजिए किसी जज ने कुछ गलत काम किया, तब भी फोन टैपिंग शुड नॉट बी अलाउड। To deny with all the authority at my command
that the phones of judges have been tapped in India at all. I want to make it very clear and categorical. हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार के ढीले रुख पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भेजे गए नामों के मंजूर नहीं होने पर सरकार से सफाई भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनजेएसी को खारिज करने के बाद फिलहाल जजों की भर्ती के लिए कॉलेजियम व्यवस्था लागू है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केरल सरकार ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कम बारिश की वजह से सूखे का सामना कर रहे पूरे राज्य को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया है। राजस्व मंत्री ई चंद्रशेखर ने विधानसभा में इसका ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी 14 जिले सूखा पीड़ित हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान राज्य में 34% कम बारिश हुई, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान भी बहुत कम बारिश हुई। ऐसे में अगर 2 महीनों तक अच्छी बारिश भी होती है तो अभी राज्य को इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सूखे के मद्देनजर राज्य ने 26 सूत्री कार्यक्रम भी घोषित किया है। केरल सरकार जल्द ही जरूरी मदद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजेगा। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को बड़ा झटका लगा है। एफबीआई ने हिलरी की करीबी हुमा आबिदीन से मिले ईमेल के आधार पर निजी सर्वर मामले की जांच फिर शुरू कर दी। एफबीआई के मुताबिक ये ईमेल मामले की जांच में काफ़ी अहम साबित होंगे। अमेरिका में निजी ईमेल सर्वर से जुड़ा विवाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में एफबीआई को हिलरी की सहयोगी हुमा आबिदीन के ईमेल मिले हैं, जिसके आधार पर इस मामले की जांच फिर शुरू की जाएगी। एफबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक ये ईमेल जांच में काफी अहम साबित होंगे। इधर एक रैली को संबोधित करते हुए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिलरी क्लिंटन पर निशाना साधा। She gets a subpoena and she deletes and bleaches and nobody even ever heard of bleaching. Did anybody ever hear of bleaching? You know why? It's such an expensive process. But it makes them go away. But I have a feeling they've just found a lot of them, don't you think? हालांकि हिलरी क्लिंटन ने एक बार फिर खुद को पाक साफ बताया है। Called on Director Comey to explain everything right away, put it all out on the table, right? Now, of course, Donald Trump is already making up lies about this. दरअसल 2008 से 2012 के बीच विदेश मंत्री रहते हिलरी क्लिंटन ने निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए उन पर गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया। हालांकि जुलाई में मामले को बंद कर दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी ने फिर से जांच का फैसला किया, जिसके बाद इस मुद्दे को हवा मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश आज पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर संसद भवन और इंडिया गेट पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सरदार पटेल की याद में एक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष की याद में डाक टिकट भी जारी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एकजुट भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक भारत के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। जो एक हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। संसद भवन में भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सरदार पटेल की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में गुजरात में हुआ। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। 550 से ज्यादा रियासतों को एक शक्तिशाली मुल्क की शक्ल में ढालने के बाद पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना गया। भारत के बिस्मार्क यानी सरदार पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। सरदार पटेल का निधन 1950 में हुआ था। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और जाते जाते ये भी जान लें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 32वीं पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने दिल्ली में मार्च निकाला। इंदिरा गांधी मेमोरियल पर हुए मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हुए। नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। इंदिरा गांधी मेमोरियल पर हुए मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी मुख्यालय तक मार्च निकाला। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और अहमद पटेल समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता इस मार्च में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। 1955 में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुनी गईं। 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी लगातार 3 बार देश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद 1980 से 1984 तक उन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली। इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का फैसला कर देश में बैंकिंग सेवा के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। 1971 में मुक्ति वाहिनी को समर्थन देकर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया। निर्धन लोगों के उत्थान के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इंदिरा गांधी ने रजवाड़ों के प्रीवी पर्स खत्म करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1984 में आज ही के दिन उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। सोनू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।